Hello everyone, welcome to the next lesson and today's topic we start with lattice enthalpy। और आज की वीडियो में देयर में भी अ लिटिल मोर नॉइस, आसपास का बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, तो यू हैव टू बेयर विद दैट। तो स्टार्ट करते हैं लैटिस एंथैल्पी से। देखो, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, लेट अस से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन मिला के ए बी बनाते हैं, तो एक मोल ए बी के बनने पे जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, राइट। अब उल्टा करके देखो, इसी ए बी को वापस तोड़ के ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, तब जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको भी लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी दोनों तरीके से डिफाइन की जा सकती है, एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए या एक मोल आयनिक कंपाउंड के बनने पे जो एनर्जी रिलीज हुई। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं लैटिस एनर्जी, दैट कम्स आउट टू बी 788 किलो जूल पर मोल। अब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हमें लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल यूज करना पड़ता है। ओके, तो उसकी भी हम बात करेंगे अभी। और कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं हमारे पास लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और उनमें उसकी क्रिस्टल ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वी नीड टू कंसिडर द फैक्टर्स जो क्रिस्टल ज्योमेट्री के साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर क्रिस्टल ज्योमेट्री चेंज हो गई तब भी लैटिस एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो जैसे बॉर्न लेंथ इक्वेशन है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस एनर्जी को, एन एम जी पॉजिटिव जी नेगेटिव ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 1 माइनस 1 बाय एन। तो जी पॉजिटिव जी नेगेटिव ये तो चार्जेस हो गए, मतलब कैटायन और एटॉमिक नंबर हो गया कैटायन, और एनायन वाले पार्ट का ई आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ठीक है। एम इज अ मेडलंग कांस्टेंट। मेडलंग कांस्टेंट क्रिस्टल की ज्योमेट्री को रिलेट करता है, तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए डिफरेंट मेडलंग कांस्टेंट होता है। तो आपको याद नहीं करना ही है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि जो हम लैटिस एनर्जी का एंथैल्पी का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, वो एक बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, पर रियलिटी में जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। तो इतना मत सोचना कि हमारे जो कैलकुलेशन करने वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो इतना सिंपल सा है। तो कुछ केसेस में वहाँ पर एक्सेप्शंस भी आती हैं, तो आपको मैक्सिमम बच्चों को लगता है सर इतनी एक्सेप्शंस क्यों आती हैं इसमें, क्योंकि हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज का। एक्चुअल फॉर्मूलाज यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लेवल के लिए भी, राइट। देन देयर इज अनदर इक्वेशन, कपुस्तिन्स्की इक्वेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा और इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो दीज आर जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हाँ लैटिस एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज होते हैं। नाउ डेल्टा एच लैटिस कैनॉट बी मेजर डायरेक्टली बट यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल, ठीक है। तो इतना नोट कर सकते हो पहले भी। देखो, बॉर्न-हेबर साइकिल की बात करें, लेट अस से हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, वो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स यू NaCl, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बनने में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हुआ, जो आगे आप उसको वैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे तब आपको उसका ज़्यादा फंडा क्लियर होगा, पर अभी के लिए बता देता हूँ। एंथैल्पी जो H है दैट इज बेसिकली एंथैल्पी, तो इसकी फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई या पूरी एक्सचेंज हुई उसको बोलते हैं डेल्टा एच एफ, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो है -410.5 किलो जूल पर मोल NaCl के लिए, ठीक है। तो ये आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पर NaCl ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बन जाता Na प्लस हाफ Cl2 से, उसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास सोडियम सॉलिड है, पहले वो सोडियम गैसेस में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। तो सब्लिमेशन एनर्जी यहां पे हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू इस केस के लिए सोडियम के लिए है 108.7 किलो जूल पर मोल। फिर जो सोडियम गैसेस फॉर्म में आ गया, अब उसको अपने आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव गैसेस में, तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या लगता है, आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, राइट। और सोडियम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है दिस इज 493 किलो जूल पर मोल। फिर अब ये तो को आयन की क्रिएट हो गया। अब क्लोरीन को भी आपको Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक कैटायन और एक एनायन तो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली दोनों आयंस
प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो हाफ Cl2 को पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में लेके आएंगे, Cl2 से लेके आएंगे उसको Cl की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूरी नहीं लगेगी क्योंकि एक Cl2 टूटेगा तो 2 क्लोरीन एटम जनरेट होंगे, हमें सिर्फ 1 क्लोरीन एटम चाहिए, तो हमें हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसको बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, उसकी डिटेल्स भी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी थी वो लग गई यहाँ पे। अब जो क्लोरीन एटम फॉर्म में आ गया इसको आपने Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना, तो वहां पर आपके पास आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है। अभी Cl नेगेटिव बन गया, अब यहां से ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके NaCl बना रहे हैं, तो ये है आपका लैटिस एनर्जी। तो ये जो फाइनल स्टेप था इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई दैट इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल था ये हो गया बॉर्न हेबर साइकिल। अब इस बॉर्न हेबर साइकिल में देखो एक फंडा क्या होता है, हेस लॉ है, जो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। हेस लॉ का आपको बेसिक सा फंडा क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो आपको ए से बी जाना है, एक रास्ता है कि वो डायरेक्टली है, ओके, और दूसरा रास्ता है कि पहले आप ए से सी गए, सी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से फिर जाके बी पे गए। तो ये बोल रहा है कि आप किसी भी तरीके से जाओ, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगनी है वो बराबर ही लगनी है। आप यहां पर जाओ तो एनर्जी मान लो E1 आई, यहाँ पे E2 आई, इस स्टेप में E3 आई, इस स्टेप में E4 आई, और सीधे जाते तो E आता, तो ये बराबर है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, राइट। तो आप सीधे जाओ, टेढ़े मेढ़े घूम फिर के जाओ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वहां पे लगेगी उस प्रोसेस में दैट विल बी सेम। ये हेस लॉ। तो हेस लॉ को अगर हम यूज करें यहां पे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो टोटल एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रिएक्शन का, कि डायरेक्टली Na प्लस हाफ Cl2 से सीधा बना दिया हमने, मतलब यहां से शुरुआत की और सीधा यहां पहुंच गए, ये बीच वाले स्टेप हमने उसी में ले लिए। तो ये टोटल डेल्टा H फॉर्मेशन है, ये क्या क्या होगा, ये होगा आपका सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी लगेगी Cl2 वाला, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगा, प्लस लैटिस एनर्जी। ओके, यहां से हमें डेल्टा H फॉर्मेशन भी पता है, सब्लिमेशन भी पता है, आयनाइजेशन भी पता है, बॉन्ड एनर्जी भी हमें पता होती है। ये इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 119.5 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी इज 361.6। पर अभी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोगे तो वो नेगेटिव होता है और एंथैल्पी में लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सप्लाई हो रही है। ओके, तो चलो उसको छोड़ो अभी। तो अभी के लिए ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन हमें पता है, सब्लिमेशन पता है, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें पता है तो लैटिस एनर्जी निकल जाएगी ना। तो इन सब को सॉल्व करके फाइनली हमारे पास लैटिस एनर्जी आती है माइनस, कितना था हमारे पास इसका, 788 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्न हेबर साइकिल यूज करते हैं। तो अभी आपको बॉर्न हेबर साइकिल की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे चैप्टर तब आपको ये एंथैल्पी वर्ड समझ आएगा और तब आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या यहाँ पे किया था।